मेरे प्यारे नाइन्थ के विद्यार्थियों, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सकुशल होंगे और प्रसन्नता के साथ अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शिक्षकगण आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग पूरे मनोयोग के साथ पढ़िए। तो कल हमने रीढ़ की हड्डी के लेखक, रीढ़ की हड्डी कौन सी विधा है? एकांकी है। इनके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय पढ़ा था और इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इस नाटक को पढ़ेंगे और अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो दोहराने का काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी। मामूली तरह से सजा एक कमरा, अंदर के दरवाजे से एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं तो अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अब बाबू माने जो मालिक है उनका, बाबू अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ आंख लपट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किसने बहाया है? नौकर तख्त बिछाता, ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहां से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदुमे रंग माने गेहुआ रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए।
राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रत्न। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं? उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पुजारी वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी मां किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरे समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं हैं। और अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी? और आजकल के लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोरी ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपने उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में? रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टेम टाम के भला कौन पूछता है? इसी मारे मैंने तो पाउडर ऑर्डर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई, मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि उमा बाबू राम स्वरूप की लड़की है। उमा की माता का नाम प्रेमा है। इन लोगों के यहाँ एक नौकर है, उसका नाम रतन है। उमा को देखने के लिए लड़का और लड़के के पिताजी आ रहे हैं। उमा की शादी के लिए माता पिता परेशान हैं और किसी तरह से लड़के वालों को तैयार किए हैं। तो लड़के वाले लड़की को देखने के लिए घर पर आ रहे हैं और उसी की तैयारी चल रही है। उसी के लिए तख्त बिछाया जा रहा है, उसी के लिए दरी आ रही है, उसी के लिए चद्दर आ रहा है, उसी के लिए ग्राम हारमोनियम आ रहा है,
और तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें रतन भी व्यस्त है। रतन तो नौकर है, जितना बताया जाएगा उतना ही करेगा, और नौकर है तो उसका दिमाग भी थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा ही। हर चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से वो समझ नहीं पाता है। फिर ये पति पत्नी हैं, ये दोनों व्यस्त हैं। उमा जो है, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वह शादी करने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वह पढ़ना चाहती है, पढ़ करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन ज़माना है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को स्वीकार नहीं करता है। लोग पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं ब्याहना चाहते हैं। लड़के तो पढ़े लिखेंगे, लेकिन लड़कियों को चाहते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। अगर वो पढ़ी लिखी रहेंगे तो अखबार पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, कानून व्यवस्था जानेंगे, अपने हक को जानेंगे और अपने हक के लिए जागरूक हो जाएंगे। इसलिए उन पर किए जाने वाला जो जुर्म है, अत्याचार है, उसके विरोध में आवाज़ उठाएंगे। इसलिए पढ़ी लिखी नहीं बल्कि गूंगी लड़की चाहिए, जो सब जुर्म अत्याचार को सहते हुए घर का काम करती रहे। एक नौकर से भी गई गुजरी जिंदगी बसर करती रहे, लेकिन आवाज़ न उठाए। इसीलिए पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ लड़कियों को बहू बनाना चाहते हैं। ये आज की बात नहीं है, आज से पहले की बात है। अब तो ज़माना बदल गया है। आज तो हर कोई पढ़ी लिखी लड़की चाहता है, और नौकरी वाली हो तो बहुत बढ़िया है। और धीरे धीरे दृष्टिकोण बदला है, तो उसी की तैयारी चल रही है। उमा कैसी है? उमा एक सादगी पसंद लड़की है, सुंदर है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ने में अच्छी है। अभी वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन माता पिता की बात मान करके वो शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आजकल की लड़कियों की तरह फैशन करना, सजना संवरना, क्रीम पाउडर लगाना और तैयार हो करके एक गुड़िया की तरह आकर के बैठ जाना, यह उसे पसंद नहीं है। वह चाहती है कि जिस रूप में मैं हूँ उस रूप में मुझे पसंद किया जाए। इसके लिए सजने संवारने की क्या जरूरत है? तो जैसी मैं हूँ ऐसी ही जो स्वीकार करेगा उसी से मैं शादी करूँगी। इसीलिए वह पाउडर पाउडर लगाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन बाबू रामस्वरूप जो उसके पिताजी हैं, वह उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं न जाने कैसा इसका दिमाग है। नहीं तो आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। तो आप जानते ही हैं सजने संवरने पर आजकल की लड़कियां कितनी फिदा रहती है। वस्त्र और आभूषण की में तो उनकी जिंदगी बसती है, उनका प्राण बसता है, उनकी जान बसती है। तो इसीलिए कमेंट कर रहे हैं। तो आइए, प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो, अब देखिए, वह उसकी माँ है, उमा की माँ प्रेमा है, लेकिन वो कहती है कि लड़की को एंट्रेंस माने इंटर से अधिक नहीं पास पढ़ाना चाहिए था। कॉलेज में तुम पढ़ाने लगे, अब देखो अपने हाथ में ही नहीं है, बिगड़ गई है। अब माँ भी ऐसा कहेगी, बाप भी ऐसा सोचेंगे, तो लड़कियों को कौन समझेगा? ये प्रश्न है। रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ तो जरा इधर से। प्रेमा,
नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। अब देखिए, लड़की को देखने जो लड़के वाले आ रहे हैं उनकी खिदमत के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए तमाम तरह की चीज़ें, नाश्ता तैयार हो रहा है, मिठाई लाई गई है, फल लाया गया है, नमकीन बनाई जा रही है, चाय तैयार है, टोस्ट तैयार है, लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानते हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे अभी बाबू हैं, अपने दफ्तर के चपरासी से कहे थे, दफ्तर का चपरासी भी नहीं आया। हो सकता है कि थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के बाबू हों, इसलिए वह जानता है कि हमको काम करा के मार डालेंगे, कुछ देंगे नहीं, इसलिए आया नहीं। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने का मतलब ढंग से, तहजीब से। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी विचारों पर, दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसे की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। तो बाबू रामस्वरूप ने अपनी पत्नी प्रेमा से कहा कि उमा को भेजते समय समझा देना कि थोड़ा करीने से आए। करीने का मतलब ढंग से, उसके चाल चलन से ऐसा मालूम हो कि यह बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, सीधी सादी भोली भाली लड़की है, बहुत तेज तर्रार लड़की नहीं है। क्योंकि ये लोग कैसी बहू चाहते हैं, कम पढ़ी लिखी चाहती हैं। अपने तो पढ़े लिखे हैं, ना पार्टी वगैरह में जाते हैं और सब चीज़ों में करते हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। ये सभी ऐसे आगे कि ये न लगे कि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है, ये स्मार्ट है, थोड़ा सा वो गांव देहात की जो सीधी साधी लड़कियां होती हैं उस तरह से आगे। प्रेमा और लड़का, रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है, लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज जाने MBBS कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी मतलब बात दबा दिया, मतलब ये भी समझते हैं कि मैं क्या हूँ। अब देखो, लड़की का बाप होना कितना कठिन है। लड़की की शादी करना लगता है केवल लड़की के बाप की ही गरज है। ऐसा लगता ही नहीं है कि लड़के वालों को भी लड़की की जरूरत है। उन्हें तो लगता है कि सारी गरज लड़की वालों को है, शादी का, विवाह का। अभी मान लीजिए लड़कियां इतनी कम हो जाए कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां ही न मिलें, तो लड़के क्या करेंगे? लड़कियों के लिए चक्कर लगाएंगे। लोग लड़कियों के घर जा जा कर के कहेंगे कि मैं शादी करने आया हूँ, मुझे शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बल्कि खर्चा बर्चा जो लगे मुझसे ही ले लीजिए। लेकिन वही है ना, जमाना उल्टा है। लड़की भी दो, दहेज भी दो, उसके बाद नखरे भी सहो और हमेशा सर झुकाए रखो, चाहे गलत कहें, चाहे सही कहें, चाहे उल्टा कहें, चाहे
सीधा कहें सबको सर झुका करके सहो, क्योंकि लड़की के बाप हो। ये उल्टी तो रीति है। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप क्या है? रतन कोई आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को बस इतना ही। तैयारी हो गई है, सब कुछ है, और लड़के वाले पहुंच भी गए हैं। अब लड़के वालों के पहुंचने पर क्या क्या होता है, इस सस्पेंस को कायम रखना है, और आगे कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, तब पता चलेगा। आज इतना ही। धन्यवाद। आप लोग होमवर्क में शब्दार्थ लिख लीजिएगा और काम अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।